पंखुड़ी गुलाब की एक सुंदर उपन्यास। लेखक राजा शर्मा। पंखुड़ी गुलाब की नाम की इस पुस्तक में राजा शर्मा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं। वो दुनिया है भारत से अमेरिका गई मोहिनी और अमेरिका में ही पलकर बड़े हुए सिद्धार्थ की। इस उपन्यास में बहुत ही सरल और सजीव ढंग से उनके जीवन के उतार चढ़ावों को प्रदर्शित किया गया है। कहानी के किसी न किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप उन दोनों को पहले से ही जानते हैं और आप भी उनकी कहानी का एक हिस्सा हैं। भाग 1। छोटा सा सुंदर घर और उस घर में रहने वाले दो लोग, मोहिनी और सिद्धार्थ, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जीवन का काफ़ी बड़ा हिस्सा दोनों ने साथ साथ बिताया था और उनके जीवन को देखकर कोई भी यही कहता कि वो बहुत खुश थे। पर उस रात को कमरे में काफ़ी सन्नाटा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वातावरण में बहुत तनाव था। सिद्धार्थ और मोहिनी दोनों बड़े से पलंग पर लेटे हुए थे और दोनों की नज़रें ऊपर छत को ही निहार रही थी। इसी स्थिति में काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। दोनों अपनी अपनी सोच में बहुत ही गहराई से डूबे हुए थे। तभी अचानक ही मोहिनी की आंखों में उम्मीद की किरण के साथ साथ चमक भी दिखने लगी। उसने बिना सिद्धार्थ की तरफ देखे ही धीमे स्वर में बात शुरू की। सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि अब मुझे लगने लगा है कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है और अब यह खालीपन मेरे लिए सहन करना बहुत ही मुश्किल होने लगा है। मुझे अब ये यकीन होने लगा है कि मुझे अब एक बच्चा चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। क्या मैं ठीक सोच रही हूँ? सिद्धार्थ ने उसकी बात पूरी गंभीरता से सुन तो ली, लेकिन फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने बिना मोहिनी की तरफ देखे बोला, तुम मेरे फैसले को तो जानती ही हो कि नहीं? मैं अभी इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नहीं, अभी तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। अगला भाग अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 2। मोहिनी और सिद्धार्थ की शादी को 7 साल बीत गए थे, लेकिन इस दौरान उन दोनों के बीच कभी भी किसी बात पर असहमति नहीं हुई थी। पर अब शायद एक बड़ी सी खाई तैयार हो चुकी थी और ये बात दोनों ही जान चुके थे। मोहिनी को खुद के लिए फैसले पर ही शंका होने लगी और उसको ये भी लगने लगा कि क्या उसने सिद्धार्थ के साथ शादी करके ठीक किया था। मोहिनी ने अपने से 5 साल छोटे सिद्धार्थ से अपनी खुशी से ही शादी की थी, लेकिन अब तक दोनों के बीच में कभी भी कोई मनमुटाव और कड़वाहट नहीं आई थी और सब कुछ बहुत ही ठीक से चल रहा था। अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ साझा करते हुए उनके जीवन के शादीशुदा 7 साल कैसे बीत गए थे उनको पता ही नहीं चला था। लेकिन अब अचानक ही सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनकर के वो अभी बाप बनने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था, वो बहुत ही परेशान और क्रोधित हो गई थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसको अब आगे क्या प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए थी। मोहिनी अब 35 साल की हो गई थी और फिर शादी के 7 साल के अनुभव ने उसको बहुत कुछ समझा दिया था और वो जानती थी कि उसने बच्चे की जो मांग की थी वो किसी भी तरह से गलत या तर्कसंगत नहीं थी। एक बच्चे की ही तो इच्छा की थी उसने 7 सालों में, और वो अन्यायपूर्ण नहीं थी। यही सब कुछ सोचते सोचते
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने तब भी अपना चेहरा सिद्धार्थ की तरफ नहीं किया और छत की तरफ ही देखती रही। सिद्धार्थ भी तब तक जान चुका था कि वो आंसू बहा रही थी। दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि उन दोनों पर अनिश्चितताओं का एक बोझ अचानक ही आ गया था। तभी अचानक सिद्धार्थ ने उसकी तरफ मुड़कर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लेकर चद्दर से उसके आंसू पोंछ दिए और उसको सीने से लगाकर धीमे से कहा, खैर, अब तुम ये रोना बंद करो। मैं इसके बारे में एक बार फिर से सोचूंगा। तुम खुद को संभालो। कुछ देर तक सिद्धार्थ उसको अपनी बाहों के घेरे में लिए यूं ही रहा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद दोनों अलग अलग हो गए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो गए। हालांकि दोनों को ही नींद के आगोश में जाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि उनके कुछ देर पहले हुए वार्तालाप ने उन दोनों के दिमागों पर एक बोझ डाल दिया था। सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं जानता था कि उसकी मोहिनी उसके बच्चे की अभी माँ बने। वो खुद भी समझता था कि वो एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो देर रात तक बस यही सोचता रहा कि वो एक और प्राणी का बोझ कैसे उठाएगा, क्योंकि इस बारे में तो उसने पिछले 7 सालों में कभी सोचा भी नहीं था। वो सोचता था कि वो एक अच्छा बाप बनने और बच्चे का ठीक से पालन पोषण करने में असफल हो जाएगा, और वो ये भी जानता था कि इस असफलता के बाद वो खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पहेली को कैसे हल करे। अगला भाग अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 3। मोहिनी और सिद्धार्थ दोनों ने ही अपना सारा जीवन शहर में बिताया था और अन्य शादीशुदा जोड़ों की तरह अपने अपने काम के कारण और आर्थिक स्थिति सुधारने की होड़ में उन दोनों ने भी बच्चा पैदा करने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उस खर्चीले शहर में काम की व्यस्तता इतनी रही थी कि उन दोनों ने कभी भी इस विषय पर सोचा तक नहीं था। उन दोनों ने भी पिछले 7 वर्षों में जमकर काम किया था और खुद को और पैसे कमाने के चक्कर में हमेशा ही व्यस्त रखा था। सिद्धार्थ ने भी तब तक ये नहीं सोचा था कि उसको अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए और बाप बन जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो बच्चे के बारे में सोचता था उसके दिमाग में बच्चे के पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई और अन्य खर्चों के विचार आने लगते थे। ये अलग बात थी कि इतने वर्षों तक मोहिनी ने कभी भी उससे ये नहीं कहा था कि उनको अब एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए था। शायद दोनों की ऊंची पढ़ाई के कारण भी वो दोनों ही पश्चिमी सभ्यता से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित रहे थे और इसलिए हर आने वाले सदस्य को खर्च के रूप में देखते थे। पर अब अचानक ही मोहिनी के व्यवहार में इस परिवर्तन के कारण सिद्धार्थ को एक बार फिर से सोचने को मजबूर होना पड़ा। उस रात की बातचीत ने सिद्धार्थ को अगली सुबह भी विचारों में ही रखा और वो बार बार यही सोचता रहा कि वो यकीनन एक अच्छा बाप बनने की स्थिति में नहीं था और यही ठीक था कि उसको अभी संतान पैदा नहीं करनी चाहिए। मोहिनी का पालन पोषण एक सांस्कृतिक हिंदू परिवार में हुआ था, इसलिए वो चाहती थी कि उसके परिवार और सिद्धार्थ के वंश को आगे बढ़ाना उसका कर्तव्य था। उसने 7 वर्षों तक इंतजार कर लिया था, पर अब उसके लिए बिना संतान के रहना मुश्किल होता जा रहा था। इतने वर्षों में जब भी उन दोनों में कोई मतभेद होता था तो मोहिनी हार स्वीकार कर लेती थी और वो हमेशा ही सिद्धार्थ की हाँ में हाँ मिला देती थी और उसकी कही बात को मान लेती थी। वो सिद्धार्थ का बहुत सम्मान करती थी, इसलिए चुप ही रह जाती थी। बचपन से ही उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि एक औरत का परिवार तब तक पूरा नहीं होता है जब तक वो अपनी संतान को जन्म ना दे दे। कई वर्षों तक उसने अपनी माँ की इस सीख को मन में ही दबाए रखा था और हमेशा ही सिद्धार्थ की इच्छाओं को प्राथमिकता दी थी और कभी भी संतान पैदा करने के लिए सिद्धार्थ को बाध्य नहीं किया था।
अगली सुबह का उन दोनों में कुछ खास बातें नहीं हुई, लेकिन दोनों ने मिलकर अच्छे से नाश्ता किया और फिर अपना अपना लंच लेकर अलग अलग रास्तों से अपने अपने दफ्तर चले गए थे। दिन भर सिद्धार्थ उसके बारे में ही सोचता रहा और आखिर उसने मन ही मन में एक फैसला कर भी लिया। वो एक बार मुस्कुराया, लेकिन फिर परिणाम के बारे में सोचकर एक बार फिर से सहम गया। शाम होते होते उसने अपने फैसले पर अमल करने का निर्णय ले लिया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। शाम को जब वो दोनों खाना खाने के बाद एक साथ एक दूसरे की बगल में बिस्तर पर पसरे फिर से छत को देख रहे थे, तो अचानक ही सिद्धार्थ ने मोहिनी की तरफ करवट लेते हुए बहुत ही धीमे से लेकिन विनम्र स्वर में कहा, मोहिनी, मैंने फैसला किया है कि हमें एक बार इसको आजमाना चाहिए, क्या कहती हो? मोहिनी ने भी उसकी तरफ करवट बदल ली और उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। कुछ देर यूं ही देखने के बाद वो मुस्कुराई और खुद को सिद्धार्थ के नज़दीक लाते हुए सिद्धार्थ के गाल पर एक हल्का चुंबन जड़ दिया। सिद्धार्थ शायद इस प्रतिक्रिया के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, पर उस हल्के से स्पर्श ने उसको बहुत ही रोमांचित कर दिया। तभी मोहिनी ने धीमे से उसके कान पर अपने होंठ रखते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ गए और उनके रिश्ते में पहले जैसी ही गर्माहट आ गई। वो दोनों अब हर रात को ही प्रेम क्रीड़ा में नए उद्देश्य से शामिल होने लगे और खूब हंस कर और बहुत ही प्यार से अंतरंग पलों को जीने लगे। अब उन दोनों का इस शारीरिक प्रेम का उद्देश्य एक ही था। आगे का भाग अगले वीडियो। पंखुड़ी गुलाब की भाग 4। 7 वर्षों में उन्होंने शायद हजारों बार ही शारीरिक मिलन किया था, लेकिन कभी भी उनके मन में ये उद्देश्य नहीं था कि उनको बच्चा पैदा करना था। पर अब स्थिति बिल्कुल ही बदल गई थी, क्योंकि अब रात के उन पलों में जब वो दोनों अंतरंग क्रीड़ा में शामिल होते थे और मन लगाकर एक दूसरे को प्रेम करते थे, तो दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता था कि बस इस बार गर्भ ठहर ही जाए और मोहिनी गर्भवती हो जाए। दोनों एक दूसरे से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उन दोनों को ही लगता था कि अब जो शारीरिक प्रेम वो करते थे वो उस शारीरिक प्रेम की तरह आनंददायी नहीं था जो वो शादी के पहले 7 वर्षों में करते थे। एक रात को जब खाना खाने के बाद मोहिनी और सिद्धार्थ बिस्तर पर आए तो दोनों ही कुछ खामोश से दिख रहे थे। कई दिनों के प्रयास के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा था कि बच्चा पैदा करने के उसके प्रयास असफल हो रहे थे, क्योंकि इतने दिन तक हर रात को ही प्रेम क्रीड़ा करने के बाद भी गर्भ धारण का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था। पलंग पर जैसे ही वो दोनों एक बार फिर से छत की तरफ देखते हुए एक दूसरे की बगल में लेटे, तो अचानक ही सिद्धार्थ ने मोहिनी की तरफ मुड़कर उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, मोहिनी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ये नहीं कर सकता हूँ। मैं बच्चा पैदा करने के उद्देश्य को दिमाग में रखकर तुम्हारे साथ इस तरह हर रात शारीरिक मिलन नहीं कर सकता हूँ। शारीरिक मिलन या सेक्स हमारे दोनों के बीच एक बहुत ही प्राकृतिक और स्वाभाविक प्रक्रिया रही है, और जब जब भी हमने इसमें भाग लिया हम दोनों बहुत ही खुश होते थे और हमारे दिमाग पर किसी प्रकार का कोई भी बोझ नहीं होता था। पर अब जब मैं ये कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ा सा बोझ है। पहले जो भावनाएं मुझे इतनी प्यारी लगती थी और जिनमें डूबकर तुम्हें प्यार करने में जितना प्यार आता था, अब इस हालत में बच्चा पैदा करने के उद्देश्य को दिमाग में रखकर उन भावनाओं को मैं फिर से महसूस नहीं करता हूँ और मुझसे शारीरिक मिलन में वो जोश उत्पन्न नहीं हो पाता है जो होना चाहिए।
शारीरिक रूप से तो मैं एक मशीन या यंत्र चालित पुतले की तरह तुम्हारे साथ शारीरिक मिलन की क्रिया में शामिल लगता हूँ, पर दिमाग में बस यही बात गूंजती है कि तुम गर्भ धारण करोगी कि नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ मोहिनी। सिद्धार्थ की बात सुनकर मोहिनी का मन आहत तो बहुत हुआ, पर फिर भी सिद्धार्थ की मानसिक स्थिति को समझते हुए उसने मान लिया कि सिद्धार्थ जो कुछ भी कह रहा था वो बिल्कुल सही था। उसने करवट बदली और पलंग के पास के मेज से जग में से एक गिलास में जूस लेकर पीने लगी और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखकर मुस्कुराई और वो जूस का गिलास सिद्धार्थ को देकर बोली, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ सिद्धार्थ। सेक्स या प्रेम जैसी भावनाओं या कार्यों को वैसे ही होने देना चाहिए जैसे कि वो स्वाभाविक ढंग से होते हैं। हमें इन क्रियाओं में शामिल होते समय कुछ और बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब छोड़ो भी इन बातों को और ये सब अपने दिमाग से निकाल दें। हमें खुद को और ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अब हमारे बीच जब भी शारीरिक मिलन हो वो दिमाग को पूरी तरह से खाली करके बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से हो। उस रात के बाद अगले 2 महीनों में उन दोनों के अंदर जो बच्चा पैदा करने का जुनून पैदा हुआ था वो शांत हो गया और उन दोनों का जीवन एक बार फिर से सामान्य हो गया और उनकी सामान्य दिनचर्या फिर से चालू हो गई। अब वो रात को किताबें पढ़ने लगे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाने लगे, संगीत का आनंद लेने लगे और कभी कभी सिनेमा हॉल में फिल्में देखने भी जाने लगे। हफ्ते में 2-3 रात उन्होंने बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना शुरू कर दिया। अक्सर ही वो शाम को लंबी लंबी पैदल सैर पर भी जाने लगे। दोनों ने ही महान लेखकों के उपन्यासों को भी पढ़ना शुरू कर दिया और फिर इनकी कहानियों पर अपने अपने विचार देने भी शुरू कर दिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन मोहिनी को फिर से महसूस हुआ कि अब उनके जीवन में वो जुनून नहीं था जो 2 महीने पहले अचानक ही उत्पन्न हुआ था। हालांकि उसने घर और सिद्धार्थ की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था, पर वो चिंतित रहने लगी कि कहीं सिद्धार्थ को उसके जीवन में कोई कमी तो महसूस नहीं हो रही थी। पिछले 2 महीनों में उन दोनों ने दोस्तों की 3 पार्टियों में भी भाग लिया था और लोगों के साथ में खूब आनंद लिया था। उनको जीवन कुछ अच्छा सा लगने लगा था। दोस्तों के साथ समय बिताकर वो अक्सर घंटों बातें करते थे और पार्टियों में खूब खाते पीते भी थे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 5। इसी क्रम में एक शाम मोहिनी एक बार फिर से एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने हल्के भूरे रंग की सितारों वाली एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी सुंदरता को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। उसने एक बार फिर से खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर लाली आ गई, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि वो सच में ही बहुत खूबसूरत थी। उसने चेहरे पर अपने मेकअप को हल्का सा फिर से ठीक किया और होठों पर एक बार फिर से लिपस्टिक लगा ली और पूरी तरह से तैयार हो गई। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सिद्धार्थ ने अंदर कदम रखा। सिद्धार्थ रोज़मर्रा के साधारण कपड़ों में ही था। जैसे ही उसने मोहिनी को उस सुंदर पोशाक में देखा तो वो उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसकी नज़रें मोहिनी के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन वर्षों के बाद वो एक बार फिर से मोहिनी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और बस उसको देखता ही रह गया। उसके मन में नई नई भावनाएं उत्पन्न होने लगी और उसकी आंखों में प्रेम झलकने लगा। तभी सिद्धार्थ का ध्यान अपने चेहरे से हटाते हुए मोहिनी ने घोषणा की, सिद्धार्थ, मैं आज रात को एक पार्टी में जा रही हूँ। मुझे घर वापस आने में
कुछ देर हो जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसके शब्दों को नहीं सुना और वो आगे बढ़ा और एक ही झटके में उसने मोहिनी को कमर से पकड़ लिया और उसको अपने करीब खींच लिया। सिद्धार्थ ने उसके गले में बाहें डालकर उसके होठों को बहुत ही प्रेम लेकिन जोश से चूम लिया। वो उसकी आधुनिक पोशाक को उसके तन से अलग करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आधुनिक पोशाक में बटन तो थे ही नहीं और सिद्धार्थ उसकी पेचीदगियों को समझ नहीं सका और उनमें ही उलझ गया। तभी मोहिनी ने फुसफुसाते हुए सिद्धार्थ के कान में कहा, इस पोशाक में एक ही बड़ी सी जिप है। मेरी दाहिनी बांह के नीचे से होकर जिप मेरे गले के पिछले भाग से होकर नीचे कमर तक जाती है। उस जिप को खोलो और मेरी ड्रेस उतर जाएगी। सिद्धार्थ उसकी जिप को अपने हाथों की मचलती हुई उंगलियों से खोजने लगा। वो कुछ और भी कहना चाहती थी, पर सिद्धार्थ ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसके शब्दों को उसके मुंह के अंदर ही बंद कर दिया। सिद्धार्थ बहुत ही उत्तेजित हो चुका था और वो उन पलों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। वो हर एक पल का भरपूर आनंद लेना चाहता था। सिद्धार्थ ने मोहिनी की पोशाक की जिप खोलने की कोशिश तो की, लेकिन शायद वो जिप के एक हिस्से में कोई धागा फंस गया था और वो खुल नहीं रही थी। अपनी अधीरता और उत्तेजना में सिद्धार्थ ने उसको उस नई पोशाक को लगभग फाड़ ही दिया। वो बहुत ही महंगी पोशाक थी, लेकिन अगर कोई और समय होता तो शायद वो उस महंगी पोशाक के नष्ट होने पर बहुत गुस्सा करती। पर उन पलों में प्यार और रोमांच की खुशबू कुछ इतनी अधिक फैल चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने सिद्धार्थ की इस हरकत का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। अगले ही पल दोनों ने खुद को एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए कमरे के उस बड़े से पलंग पर पाया जो वर्षों से उनके प्रेम और अंतरंग मिलन का गवाह था। लेकिन तभी मोहिनी ने उसको रोक दिया और उसको उसके साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर चलकर रात का खाना खाने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों ने जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत खाया, जैसे कि वो किसी बहुत बड़े काम को अधूरा छोड़कर आए थे और अब जल्दी जल्दी खाना खाकर उस काम को पूरा करना जरूरी था। उस रात दोनों करीब 3 घंटों तक प्रेम मिलन में डूबे रहे और 3 बार उन्माद की चरम सीमा पर पहुंचे। मोहिनी और सिद्धार्थ दोनों ही पूरी तरह से संतुष्ट होकर आखिर गहरी नींद में सो गए। उस रात को सोते समय मोहिनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पिछले कुछ दिनों से उनके अंदर की सोई पड़ी हुई यौन ऊर्जा फिर से ज्वलंत और जीवित हो गई थी और दोनों ही प्रसन्नता से भर गए थे। सिद्धार्थ उस रात के बाद बहुत ही बदला बदला सा रहने लगा और मोहिनी के साथ काफ़ी समय बिताने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों के जीवन में एक बार फिर से खुशियों की बारिश ही होने लगी और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बाजारों, गलियों, पार्कों और अन्य घूमने फिरने की जगहों पर इस तरह से घूमने फिरने लगे जैसे कि उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। इस दौरान उन दोनों ने कई रातें अंतरंग संबंध का आनंद लेते हुए बिता दी थी। ये उनके लिए सिर्फ शारीरिक संबंध की पुनः खोज ही नहीं थी, ये उनके संबंध में एक नया जीवन फूंकने जैसा था। उनको जानने वाले लोग भी अक्सर उनको देखकर हैरान होते थे, क्योंकि वो अक्सर ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए इस तरह घूम फिर रहे होते थे जैसे कि वो अभी प्रेम के उस दौर से गुजर रहे थे जहाँ दोनों ही शादी करने को तत्पर थे। दोनों के चेहरों पर एक अजीब प्रकार की लेकिन बहुत ही मनभावक चमक आ गई थी। वो हर किसी से खुशी खुशी मिलते थे और लोगों के घरों में और उनकी पार्टियों में भी पूरे मन से जाने लगे थे। इस दौरान उन दोनों ने अपने घर पर भी 3 पार्टियों का आयोजन किया था और अपने करीब 20 दोस्तों और साथ काम करने वाले लोगों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित किया था। दोनों ही अब कुछ ज़्यादा ही खुलकर खर्च करने लगे थे और यूँ लगता था जैसे कि वो बच्चा पैदा करने की बात को भूल ही गए थे। हर रात को वो पूरी ऊर्जा के साथ और खुशी में डूबे हुए शारीरिक मिलन के दौरान
एक दूसरे की बाहों में घंटों बिता देते थे। एक रात जब वो मिलन के बाद नग्न अवस्था में शांत और संतुष्ट होकर एक दूसरे की बगल में बिस्तर पर थे, अचानक ही मोहिनी ने एक रहस्योद्घाटन किया जिसने उनके आने वाले जीवन को ही बदल दिया। सिद्धार्थ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसके माथे को चूम लिया और एक बार फिर से उसको अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और सिर्फ इतना ही कहा, तुम जो चाहो कह सकती हो मेरी जान। वो धीमे से फुसफुसाई, सिद्धार्थ, मैं गर्भवती हूँ। सिद्धार्थ तो जैसे बिस्तर पर उछलकर उसके सामने आलती पालती मारकर बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लेकर उसके होठों को चूमते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरी जान, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुमको खुश देखकर बहुत ही खुश हूँ। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। मोहिनी ने कहा, यह खुशी सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की है। तुम्हारा एक अंश अब मेरे अंदर पल रहा है। मुझे तो अभी से ऐसा लग रहा है कि अब तक तो तुम मुझे बाहर से ही प्रेम करते थे, पर अब लगने लगा है कि तुम मेरे भीतर तक समा गए हो और हमेशा के लिए ही मेरे अंदर एक हिस्सा बन गए हो। मैं बहुत ही खुश हूँ सिद्धार्थ। हम अपने बच्चे को खूब प्रेम करेंगे और तुम देखोगे कि अब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 6। एक महीने का समय इस नई खुशी के लिए खुद को तैयार करने और भविष्य की योजनाएं बनाने में ही बीत गया और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहा। एक दिन मोहिनी ने सिद्धार्थ से कहा, मेरी गर्भावस्था के 7वें महीने में मेरी माँ इंडिया से मेरे पास यहाँ आ जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ मेरी पूरी देखभाल करेगी और तुम अपने काम को करते रहना। सिद्धार्थ ने कहा, अब हमें किसी और जगह पर एक बड़ा सा घर भी ले लेना चाहिए। तुमने एक बार जर्सी सिटी के बारे में कहा था, मैं एक नए घर की तलाश शुरू कर देता हूँ जर्सी सिटी में। दोनों ने ही अपने अपने स्रोतों की मदद से उस जर्सी सिटी में एक नए घर की तलाश जोरों से शुरू कर दी। हफ्ते की छुट्टी वाले दिन दोनों ही अपनी अपनी कार में अपने कुछ पहचान वालों के साथ घर की खोज में निकल पड़ते थे और देर रात को वापस आते थे। दोनों ने कई दिनों तक विचार विमर्श किया और आखिर न्यू पोर्ट में एक अपार्टमेंट चुन लिया। शहर के एक शांत किनारे में बनी हुई एक 5 मंजिला इमारत में था वो खूबसूरत अपार्टमेंट। उस अपार्टमेंट को लेने के सिद्धार्थ के फैसले से मोहिनी बहुत खुश थी। उन दोनों ने अपना घर का सब सामान तो पहले ही एक ट्रक से नए घर में पहुंचा दिया और फिर अंत में दोनों ही ट्रेन की यात्रा करके अपने नए घर की तरफ चल दिए। यात्रा के दौरान मोहिनी बहुत ही हर्षित दिख रही थी और उसके चेहरे पर पूरे रास्ते ही मुस्कान थी। रास्ते में ही मोहिनी ने अपने नए घर के बारे में अपनी योजनाएं सिद्धार्थ को बतानी शुरू कर दी। उसकी बातों को सिद्धार्थ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जवाब में कुछ न कहकर चुपचाप सिर्फ अपना सर हिला रहा था और मोहिनी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मोहिनी ने राशन की और अन्य चीज़ों की एक लंबी सूची बना ली थी और वो नए शहर में पहुंचते ही बड़े मॉल से सब सामान खरीद लेना चाहती थी। अपने नए शहर में ट्रेन से उतरने के बाद सिद्धार्थ भी मोहिनी के साथ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना चाहता था, लेकिन मोहिनी ने उसको कहा कि वो घर पहुंच जाए और कुछ देर तक आराम कर ले, क्योंकि सामान को नए घर तक पहुंचाने के लिए ट्रक वाले के साथ सिद्धार्थ 2 दिनों तक बहुत ही व्यस्त रहा था और उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। मोहिनी को बड़े मॉल के सामने छोड़कर सिद्धार्थ अकेला ही पैदल अपने नए घर की तरफ चल दिया। मोहिनी ने उसको कहा कि वो करीब 1 घंटे के बाद सब सामान लेकर टैक्सी से घर आ जाएगी। उन दोनों की कारें अभी भी पुराने घर के सामने ही खड़ी थी और उन दोनों ने अगले दिन जाकर उन कारों को भी लाने का फैसला कर लिया था। वो अभी कारों को साथ नहीं लाए थे क्योंकि उन्होंने ये मालूम नहीं किया था
कि उनके अपार्टमेंट की इमारत में या इमारत के आसपास कारों को पार्क करने की क्या व्यवस्था थी। मॉल से वैसे तो एक सीधी मेट्रो ट्रेन थी जो उसके नए घर तक जाती थी, पर सिद्धार्थ शाम की हवा का आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो बाजार से घर की तरफ पैदल ही चल दिया था। रास्ते में एक जगह से उसने एक कॉफ़ी खरीद ली थी और रास्ते में ठंड से बचने के लिए वो कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता जा रहा था। रास्ते में सिद्धार्थ आगे आने वाले बदलावों के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोच रहा था। नए घर में बहुत से काम करने बाकी थे और उन पर खर्च भी काफ़ी आने वाला था, लेकिन सिद्धार्थ को पैसों का कोई अभाव नहीं था। उसने पहले ही घर की सजावट के लिए और नए फर्नीचर के लिए काफ़ी पैसे अलग से बचा कर रख लिए थे। वैसे तो सिद्धार्थ का पुराने घर को छोड़ने का कोई विचार नहीं था और वो इस फैसले से खुश भी नहीं था, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी मोहिनी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा था। मोहिनी को भीड़भाड़ से दूर शांत जगह की ज़रूरत थी और उसको बहुत आराम चाहिए था। सिद्धार्थ को अपना पुराना शहर इसलिए भी पसंद था क्योंकि उसके बहुत से दोस्त वहाँ थे और वो अक्सर उनके साथ शाम को कभी एक बार में तो कभी एक बार में जाकर ड्रिंक्स का आनंद ले लेता था। पर अब इस नए शहर में उसको फिर से कुछ नए दोस्त बनाने थे। उस नए शहर में एक बहुत ही शानदार बार था। रास्ते में चलते चलते उस शानदार बार की तरफ देखकर एक बार तो सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, पर तभी उसको आभास हुआ कि वो अब बाप बनने वाला था और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अब उसके बार में जाकर मौज मस्ती करने के दिन बीत गए थे। नए शहर में भारतीय लोगों की खासी जनसंख्या थी। हर चार में से एक व्यक्ति भारतीय था। सड़क पर उसको बहुत से भारतीय लोग टहलते हुए मिले, लेकिन फिर भी उसको ना जाने ऐसा क्यों लगा कि उस शहर में जीवन बहुत ही धीमा था और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या भी बहुत कम थी। हर तरफ शांति तो थी, लेकिन सिद्धार्थ को उस शांति में नीरसता का आभास होने लगा था। सिद्धार्थ एक और बात से भी कुछ ज़्यादा चिंतित था। उसको अब हर दिन ही ट्रेन से अपने काम पर जाने में एक तरफ से आधा घंटा लगने वाला था। नए शहर से उसके काम की दूरी करीब 70 किलोमीटर थी और वो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन में आधे घंटे में पूरी हो जाती थी। लेकिन हफ्ते के अंतिम दिन ट्रेन में बहुत ही भीड़ होती थी और मुश्किल से ही खड़े रहने तक को जगह मिलती थी। सिद्धार्थ तो उस शहर के मध्य भाग में ही घर लेना चाहता था, लेकिन मोहिनी ने ही जिद करके शहर के बाहरी इलाके में एक इमारत में एक सुंदर अपार्टमेंट को चुना था। सिद्धार्थ को लगने लगा था कि उस नई जगह में रहने के बाद मोहिनी और उसके बीच दूरियां अवश्य कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाने वाली थी, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने काम पर अलग अलग ट्रेन से जाना था और दिन में शाम को ही एक दूसरे से मुलाकात होनी थी। सिद्धार्थ संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मोहिनी की खातिर उस नई जीवन शैली को स्वीकार कर लिया था और उन छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। करीब एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चलता रहा और सिद्धार्थ ने पूरी तरह से नई जीवन शैली से समझौता भी कर लिया। दोनों ने अपने अपने काम पर भी जाना शुरू कर दिया। अब दोनों शाम को ही मिला करते थे। एक हफ्ता बीतते बीतते सिद्धार्थ के लिए उस परिवर्तित जीवन शैली को सहन करना मुश्किल होने लगा। उसने मोहिनी से बात करके अपना असंतोष व्यक्त करने का फैसला कर ही लिया। वो मोहिनी से कहना चाहता था कि उनको उस समय बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए था, पर उसने सोचा कि उससे मोहिनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था, इसलिए वह चुप ही रह गया और अपने मन के असंतोष को हमेशा के लिए अपने अंदर ही दबा कर रख लिया। उसने एक बार फिर से उस जीवन को स्वीकार कर लिया और मोहिनी से इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की। आगे की कहानी अगले वीडियो। पंखुड़ी गुलाब की भाग 7। अगले महीने की 1 तारीख को मोहिनी ने समय बचाने की बात सोचकर अपनी पहले वाली नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि अब उसकी गर्भावस्था में उसके लिए हर दिन ही ट्रेन से आना जाना कठिन होने लगा था। पहले वाले काम में उसके करीब 2 घंटे तो घर से काम तक और वहाँ से
वापस घर आने में ही व्यर्थ हो जाते थे। मोहिनी ने उस नए शहर में ही एक बड़ी कंपनी में सुबह 9 से शाम के 5 बजे की नौकरी कर ली। उस कंपनी का दफ्तर उसके घर से बस 5 मिनट की दूरी पर ही था और वो अपनी कार से ही आने जाने लगी। मोहिनी के लिए जीवन काफ़ी आसान हो गया। उन दोनों के जीवन में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था और दोनों ही इस बात से काफ़ी खुश थे क्योंकि अब मोहिनी को आराम करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। इस नए काम के कारण मोहिनी और सिद्धार्थ के जीवन में थोड़ा सा ठहराव आ गया और अब मोहिनी को भी शाम को खाना पकाने के लिए काफ़ी समय मिलने लगा। मोहिनी को तो उस नई जगह के वातावरण बहुत ही पसंद आ गया था और वो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट थी। वो दोनों ही अब शाम को हडसन नदी के किनारे किनारे सैर के लिए निकल जाते थे और ये उनकी दिनचर्या ही बन गया। शाम की ठंडी हवा दोनों को ही बहुत खुश कर देती थी और थोड़ी सी वर्जिश भी हो जाती थी। उनके खान पान की पुरानी आदतों में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब वो शाम को सिद्धार्थ के आने की प्रतीक्षा नहीं करती थी और डॉक्टर के कहे अनुसार समय पर अपना भोजन कर लेती थी। वो अपने अपार्टमेंट में अकेली होने के कारण मनपसंद चीज़ें पकाती थी और मज़े मज़े की चीज़ें सिद्धार्थ के लिए भी पका कर रख देती थी। उसके आने के बाद वो सिद्धार्थ के साथ भी बैठकर थोड़ा बहुत ज़रूर खा लेती थी और खुद को सिद्धार्थ के और भी निकट महसूस करती थी। अकेली काफ़ी समय बिताने के कारण मोहिनी को धीरे धीरे ये आभास होने लगा था कि वो काफ़ी समय उस घर में अकेली ही रहती थी। एक दिन उसको भारत में अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों की बहुत याद आई और वो अचानक ही खुद को एक बार फिर से बहुत ही अकेली महसूस करने लगी। वो जानती थी कि वो अगर भारत में होती, उसकी गर्भावस्था के दौरान उसके परिवार के लोग उसका बहुत ख्याल रखते और उसको हर सुख सुविधा उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते। वो जानती थी कि उसके माता पिता और अन्य लोग उसको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करने देते और घर में किसी काम को हाथ तक भी नहीं लगाने देते। लेकिन यहाँ उसको गर्भावस्था में भी घर के सभी काम अकेले ही करने पड़ते थे। किसी नौकरानी को तनख्वाह पर रखना तो सोचने से भी परे था क्योंकि मोहिनी की तनख्वाह करीब $5,000 महीने की थी और सिद्धार्थ भी करीब $10,000 महीने के कमा लेता था। पर अगर वो किसी नौकरानी को रखती तो उसको भी कम से कम $4,000 महीने के देने पड़ते, जो भारतीय पैसों के हिसाब से करीब 3 लाख रुपए महीना होते। वो उस दिन काफ़ी देर तक अकेली बैठी इसी बारे में सोचती रही, लेकिन उसको अपने अकेलेपन की समस्या को हल करने का कोई और विकल्प नहीं दिखा। इतनी मेहनत से उन दोनों ने वो नया घर खरीदा था और उसको सजाया संवारा था। अब उस घर को छोड़कर कुछ महीनों के लिए वापस भारत जाने के ख्याल को उसने अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दिया। इस अवस्था में सिद्धार्थ को उस घर में छोड़कर भारत जाना बिल्कुल ही असंभव था। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 8। मोहिनी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बार फिर से किताबें पढ़नी शुरू कर दी। शाम को वह दफ्तर से आने के बाद काफ़ी समय तक कोई न कोई किताब पढ़ती थी और खाना पकाने के बाद किताब पढ़ते पढ़ते ही सिद्धार्थ के घर आने का इंतज़ार करती थी। चाहे अनचाहे उन दोनों के बीच की दूरियां अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी और उन दोनों में बातचीत भी बहुत ही सीमित होने लगी क्योंकि शाम को जब सिद्धार्थ थका हुआ घर वापस आता था तो वो बस उसको नाश्ता और खाना देने में ही व्यस्त हो जाती थी और सब कुछ निकट जाने के बाद खुद भी काफ़ी थक जाती थी। धीरे धीरे उस नए घर में उनका जीवन एक नए मोड़ पर आकर रुक सा गया और शायद दोनों ही इस बात को बहुत अच्छे से महसूस भी करने लगे थे। पहले तो मोहिनी बहुत ही रोमांचक, रहस्यमयी और मारपीट वाली फिल्में देखा करती थी, लेकिन अब गर्भ में बच्चे के ख्याल से उसकी फिल्मों की रुचि भी बदल गई थी और वो अब बहुत ही शांत और गीतों से भरी हुई फिल्में देखने लग गई। वो जानती थी कि हिंसा और मारधाड़ से भरी फिल्में देखने से गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे के दिमाग पर भी बुरा असर पड़ने की संभावना थी
और वो ऐसा कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उसने हल्की फुल्की किताबें पढ़नी शुरू कर दी और जहाँ तक हो सकता था बच्चों की फिल्में ही देखने लगी। शादी से पहले और शादी के बाद भी उसकी माँ उसको फ़ोन करके बार बार समझाती रही थी कि गर्भावस्था के दौरान औरत को अपने मन में कोई भी तनाव नहीं रखना चाहिए। हालांकि वो माँ की इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी, पर फिर भी वो एक स्वस्थ और सुंदर बच्चा पैदा करना चाहती थी। इसलिए सब काम गर्भ में पल रहे बच्चे को ध्यान में रखकर ही करती थी। वो अब अच्छे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक खाने कुछ ज़्यादा ही खाने लगी थी, मधुर संगीत सुनने लगी थी, जूस और फलों का सेवन दिन में 2-3 बार करने लगी थी। सुबह शाम खुली हवा में इधर उधर टहलने भी लगी थी। कमरे को अक्सर फूलों से और अन्य चीज़ों से सजा कर रखने लगी। अब मोहिनी ने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया था। वो काम करते समय भी कुछ न कुछ मन ही मन में गुनगुनाती रहती थी। उसको गर्भ के बच्चे का ख्याल हर जगह पर रहता था और वो हर तरह की सावधानी बरतती थी, बिना कोई भी जोखिम उठाए। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे वो नई नई तरंगों का अनुभव करने लगी थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को वो पहले वाले दिनों की कमी महसूस होने लगी थी, जब वो और मोहिनी घंटों बैठकर एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते थे और फिर मिलकर ही शाम का खाना पकाते थे और फिर रात के पल अंतरंग मिलन में बिताते के बाद एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते थे। पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ को जीवन ना जाने क्यों कुछ कठिन सा लगने लगा था, लेकिन जब वो बाप बनने के बारे में सोचता था तो कुछ देर के लिए ये भूल जाता था कि उसके और मोहिनी के बीच ये सामयिक दूरी आ गई थी। लेकिन वो आश्वस्त था कि बच्चे के जन्म के बाद सब कुछ पहले के जैसा ही सामान्य हो जाने वाला था और उनके घर में नई खुशियाँ आ जाने वाली थी। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 9। मोहिनी ने अपना बचपन और आगे का कॉलेज का जीवन भारत में ही बिताया था, इसलिए उसमें सामाजिक और पारिवारिक संस्कार अंदर तक भरे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ तो अमेरिका में ही पलकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसको उन सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों के महत्व की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपना ज़्यादा जीवन अपने माता पिता के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिताया था और शादी से पहले बहुत ही तेज गति से चलने वाले जीवन का ही आनंद लिया था। यूँ भी कह सकते हैं कि जब उसकी मोहिनी से शादी हुई थी तो वो लगभग पूरी तरह से अमेरिकन था, लेकिन शादी के बाद मोहिनी ने उसको भारत और भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के बारे में बहुत कुछ बताया था और उसके तेज गति से चलने वाले जीवन में थोड़ा सा ठहराव ला दिया था, क्योंकि अब मोहिनी के जीवन में शादी के बाद सांस्कृतिक संबंधों की कमी आ गई थी और उसको सिद्धार्थ के साथ अमेरिकी जीवन शैली को अपनाना पड़ा था। उसको लगने लगा था कि उसके लिए ये संघर्ष और भी कठिन होता जा रहा था। मोहिनी अपनी सांस्कृतिक विरासत के बजाय एक संभावित बोझ के रूप में देखने के संघर्ष से जूझने लगी थी। जितना वो अपने भारत के बारे में सोचती थी, उतनी ही वो सिद्धार्थ से दूर होती चली जा रही थी और शायद दोनों को ही इस दूरी की गंभीरता और इसके घातक परिणामों के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों में सिद्धार्थ की कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस पर अतिरिक्त बोझ आ गया और वो दिन रात खूब मेहनत से काम करने लगा। अब उसका ज़्यादा समय दफ्तर में ही बीतने लगा और उसको घर वापस आने में अक्सर देरी होने लगी। जब वो देरी से घर वापस आता था, मोहिनी अपने बेडरूम में सो चुकी होती थी। सिद्धार्थ उसको उठाता नहीं था और खुद ही खाना गर्म करके अकेले ही टेलीविज़न देखते देखते खा लेता था। कुछ दिनों के बाद तो दफ्तर में काम का दबाव इतना अधिक हो गया कि सिद्धार्थ ने दफ्तर में ही रातें बितानी शुरू कर दी। जब वो दफ्तर में रुकता था तो पहले फ़ोन करके मोहिनी को सूचना दे देता था, लेकिन जब कभी वो फ़ोन करना भूल जाता था, मोहिनी रात भर ही चिंतित रहा करती थी
और उसके बारे में ही सोचती रहती थी। इस दौरान मोहिनी और सिद्धार्थ की बातचीत सिर्फ इतवार की छुट्टी वाले दिन तक ही सीमित हो गई थी। समय के बीतने के साथ ही दोनों के बीच की दूरियां और अधिक होने लगी थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने दोस्तों की देर रात की पार्टियों में भी जाना शुरू कर दिया। जब भी वह दफ्तर में रात को रुकता था, उस दिन किसी न किसी की पार्टी का भी आयोजन हो जाता था और सिद्धार्थ और उसके साथ काम करने वाले रात देर तक खाते पीते थे और मज़े करते थे। जब शुक्रवार की रात की पार्टी में बिताकर सिद्धार्थ शनिवार की सुबह घर वापस आता था, उसकी आंखें नींद से भरी होती थी और वो तुरंत ही बेडरूम में जाकर सो जाता था और वो दोपहर 2-3 बजे से पहले नहीं उठता था। मोहिनी बेचारी ये सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी और यही समझती थी कि सिद्धार्थ पर काम का बोझ बहुत अधिक हो गया था। अब वो शुक्रवार की रात को मोहिनी को अपने साथ लेकर बाहर कहीं घूमने फिरने या डिनर करने के लिए नहीं जाता था। सिद्धार्थ कुछ अधिक ही निराशा में डूब गया था। उसने शराब भी कुछ ज़्यादा ही पीनी शुरू कर दी थी और शाम को घंटों उस शानदार बार में बिताता था। मोहिनी शराब को हाथ तक नहीं लगाती थी, इसलिए उसको सिद्धार्थ को नशे में देखकर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता था, पर वो उसको कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि जब सिद्धार्थ नशे में नहीं होता था तो वह मोहिनी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वैसे भी सिद्धार्थ ने कभी भी मोहिनी से बुरा व्यवहार नहीं किया था। सिद्धार्थ अब अपनी ही दुनिया में रहने लगा था, लेकिन वह मोहिनी की हर सुख और सुविधा का पूरा ख्याल रखता था। उधर मोहिनी का जीवन अपने उस नए घर की चार दीवारी तक ही सीमित हो गया था, लेकिन वो सब कुछ सहन कर लेती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं आने देती थी। और फिर उसकी डिलीवरी में भी तो सिर्फ करीब 2 महीने ही रह गए थे। मोहिनी का मन तो दुखता था, क्योंकि सिद्धार्थ अब रातों को फिर से देर से आने लगा था और अक्सर वो जब रात को घर आता था तो नशे में होता था। लेकिन वो सिद्धार्थ का पूरा ख्याल रखती थी, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती थी और वो उसके होने वाले बच्चे का बाप था। वो अपना पूरा ध्यान अब होने वाले बच्चे पर ही लगाने लगी थी। वो फिर से अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखने लगी और अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया था। दोनों के बीच अब बहुत ही कम बातचीत होती थी। वो बस कभी कभी एक दूसरे से औपचारिक बातचीत ही करते थे। मोहिनी को यकीन था कि ये भी उनके जीवन का एक ऐसा चरण था जो लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। मोहिनी हर संभव प्रयास करती थी कि वो अपने और सिद्धार्थ के बीच की दूरी को कम कर सके, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से उसकी तरफ आने का कोई संकेत ही नहीं मिलता था। सिद्धार्थ सुबह से शाम तक मोहिनी से सिर्फ 5-10 शब्द ही बोलता था, और वो भी तब जब मोहिनी उससे कुछ पूछा करती थी। इतवार को ही सिद्धार्थ मोहिनी से डॉक्टर की रिपोर्ट और बच्चे के विकास के बारे में पूछ लेता था, लेकिन सिद्धार्थ कभी भी मोहिनी के साथ डॉक्टर के पास नहीं गया था। जब भी हफ्ते में 2 दिन मोहिनी अपना परीक्षण करवाने के लिए डॉक्टर के क्लिनिक में जाती थी, उसको सिद्धार्थ की कमी महसूस होती थी, क्योंकि वो डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत से पतियों को अपनी अपनी गर्भवती पत्नियों के साथ देखती थी। उन दंपतियों को साथ साथ देखकर मोहिनी की आंखें नम हो जाती थी, लेकिन वो चतुराई से अपने आंसुओं को लोगों से छुपा लेती थी और डॉक्टर से परीक्षण करवाकर चुपचाप गाड़ी चलाकर घर वापस आ जाती थी। उसने सिद्धार्थ से 1-2 बार उसके साथ डॉक्टर के क्लिनिक तक चलने को कहा तो था, लेकिन हर बार ही सिद्धार्थ ने कोई न कोई बहाना बनाकर इनकार कर दिया था। अपनी शाम के एकांत में वह बच्चे की उपस्थिति का संकेत देने वाले शारीरिक परिवर्तनों को नोटिस करने से खुद को नहीं रोक पाती थी, जिससे आत्मचेतना की भावना पैदा होती थी और खुद के बारे में एक अप्रिय धारणा पैदा होती थी। असुरक्षा के क्षण में फंसी उसने खुद को दर्पण में देखा और टिप्पणी की, अगर मैं खुद को इतनी बदसूरत पाती हूँ तो मेरा पति मेरे आसपास क्यों रहना चाहेगा। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो। गुलाब की भाग 10। पिछले कुछ हफ्तों से मोहिनी ने खुद को सजाना संवारना और मेकअप करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पास इन सब बातों के लिए समय ही नहीं होता था। और फिर वो तो सिर्फ सिद्धार्थ को ही दिखाना चाहती थी,
जबकि सिद्धार्थ तो अब उसकी तरफ ध्यान से देखता तक नहीं था। मोहिनी को दिन में 3-4 बार डॉक्टर के बताए हुए खाने खाने पड़ते थे और फिर आराम करना पड़ता था। उसका ज़्यादातर समय खाना पकाने और आराम करने में ही बीतने लगा था। फिर एक दिन जब उसके पेट में उसके होने वाले बच्चे ने अपनी लात चलाई तो मोहिनी को एक बहुत ही सुखद और सुंदर अनुभूति हुई। बच्चे की हलचल ने जैसे उसको अचानक ही नया जीवन दे दिया और वो बहुत ही हर्षित हो गई। वो इस अनुभव के बारे में सिद्धार्थ को बताना चाहती थी, लेकिन उस समय भी सिद्धार्थ उसके साथ घर में नहीं था। पिछले 2 दिनों में अधिक काम होने के कारण वो दफ्तर से घर वापस नहीं आया था। उसने सिर्फ फ़ोन पर ही मोहिनी को बता दिया था कि वो शायद 2-3 दिन तक घर नहीं आएगा। मोहिनी बेचारी इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती थी और मन महसूस कर रह जाती थी। एक शाम को जब वो डॉक्टर के क्लिनिक से अपनी जांच करवाकर अपने घर वापस आई तो अंधेरा हो चुका था और सिद्धार्थ तब तक भी घर वापस नहीं आया था। उसने पहले जैसे ही अनुमान लगा लिया कि वो शायद उस रात को भी दफ्तर में ही रुकने वाला था। मोहिनी ने अकेले ही खाना खाया और फिर आराम करने के लिए बेडरूम में दाखिल हो गई। कुछ देर तक वो किताब पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन किताब में उसका मन ही नहीं लग रहा था। वो अपने माँ बाप और परिवार के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने फिर से खुद को संभाल लिया। बेटी को अच्छा जीवन देने के लिए ही उसके मम्मी डैडी ने उसकी शादी अमेरिका में करवा तो दी थी, पर सिर्फ मोहिनी ही जानती थी कि उसको भौतिक सुख सुविधाएं तो सब मिल गई थी, लेकिन उसका भारतीय प्रेम, पारिवारिक मोह और परंपराएं और खुशियाँ सब पीछे भारत में ही छूट गई थी। हालांकि बच्चे के पैदा होने की खुशी ने उसको संतुष्ट रखा था और वो माँ बनने के बाद के दिनों की कल्पना करती थी, पर जब वो अकेले में ये सोचती थी कि अगर वो घर में यानी भारत में होती तो उसके रिश्तेदार और उसके परिवार के लोग उसके आगे पीछे होते और वो बिल्कुल भी अकेली नहीं होती, तो उसकी आंखों से आंसू गायब हो जाते थे। पर फिर वो सिद्धार्थ और अमेरिका के उनके जीवन के बारे में सोचकर खुद को संभाल लेती थी। मोहिनी को लगने लगा था जैसे उसकी आने वाली खुशी में कोई ग्रहण लगने वाला था। वो सोचती थी कि अगर उसके घर के लोग उसके साथ होते तो उसके आसपास चहल पहल होती और सभी के चेहरों पर खुशी झलकती, पर यहाँ तो सिर्फ खाली कमरों की दीवारें ही दिखती थी और घर के सन्नाटे में कोई आवाज़ नहीं होती थी। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 11। एक मंगलवार की रात को जब मोहिनी आराम कर रही थी, करीब 11 बजे के पास उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन भारत से उसकी माँ ने किया था। मोहिनी बेटी। हाँ माँ, आप कैसी हैं? इतने दिनों के बाद फ़ोन किया आपने। मोहिनी ने तुरंत ही उठकर पलंग पर तकिए के सहारे दीवार के साथ टेक लगाकर बैठते हुए फ़ोन में कहा, बेटी बेटी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे डैडी। माँ सुबकने लगी। मोहिनी एकदम घबरा गई और फ़ोन पर बहुत ही ज़ोर से बोली, माँ, क्या हुआ है पापा को? जल्दी बताइए ना, वो ठीक तो है ना? बेटी, तुम्हारे पापा को अचानक ही लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो गया है उनको। वो अब चल फिर नहीं सकते हैं, हर समय बिस्तर पर ही रहते हैं, बातचीत कर सकते हैं लेकिन अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकते हैं। कहने के साथ ही उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे पहले ही फ़ोन क्यों नहीं किया? पापा को पैरालिसिस हो गया है और आप मुझे इतने दिन के बाद बता रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी और वो बिल्कुल ठीक थे और मेरे बच्चे के बाद मुझे भारत आने को कह रहे थे। हाँ हाँ बेटी, ये सब अचानक ही हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम्हारे पापा को आगे का जीवन बिस्तर पर ही बिताना होगा। उनके हाथ पांव जरा सा भी नहीं हिलते हैं। उनको हाथों से ही मुझे कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है और उनकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। अभी दवाइयाँ चल रही हैं और डॉक्टर आश्वासन दे रहे हैं कि शायद कुछ दिनों के बाद वो फिर से उठने बैठने लगेंगे।
कसरत करवाने वाला एक डॉक्टर भी आता है हर सुबह और शाम को, लेकिन तुम चिंता मत करो और अपना ख्याल रखो। अब तुम्हारी डिलीवरी में भी कुछ दिन ही बाकी हैं। मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। मेरी बेटी, तुम अपना ख्याल रखो और सिद्धार्थ को अभी मत बताना, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी चिंतित हो जाता है। मोहिनी और उसकी माँ दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मोहिनी अपनी माँ का साहस बढ़ाने की बार बार कोशिश करती रही, लेकिन माँ का रोना बंद नहीं हुआ। अचानक ही मोहिनी को सिद्धार्थ की कमी महसूस होने लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो उस रात को भी घर वापस नहीं आने वाला था। कुछ देर माँ से और बातें करके उसने फ़ोन रख दिया। मोहिनी जानती थी कि उस हालत में अब उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर उसके पास अमेरिका नहीं आ सकती थी। मोहिनी ने जान लिया था कि बच्चे की डिलीवरी के नज़दीक के दिनों में और डिलीवरी के समय उसकी माँ उसके पास नहीं होगी। वो जानती थी कि उन दिनों में अपनी माँ के द्वारा की जाने वाली देखभाल से वंचित रहने वाली थी, लेकिन उसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे दी कि उसका सिद्धार्थ तो उसके पास ही होगा। मोहिनी और सिद्धार्थ ने योजना बनाई हुई थी कि बच्चा पैदा होने के 1 महीने के बाद वो लोग मोहिनी की माँ को अमेरिका घुमाने के लिए 1 महीने की छुट्टी ले लेंगे। लेकिन अब उस योजना को रद्द करने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि अब उसकी माँ अंतिम 2 महीनों में मोहिनी की देखभाल करने के लिए अमेरिका नहीं आ सकती थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 12। अगली शाम को जब सिद्धार्थ घर वापस आया, उसने मोहिनी को बिस्तर के एक कोने में सिकुड़कर बैठी देखा। उसको देखते ही सिद्धार्थ ने अनुमान लगा लिया कि जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसने मोहिनी को बहुत ही दुखी कर दिया था। मोहिनी के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मोहिनी ने उसको अंदर आते हुए तो देखा, लेकिन हर दिन की तरह उठकर उसका स्वागत नहीं किया और ना ही बिस्तर छोड़ा। मोहिनी को इस हालत में देखकर सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं सका और उसने आगे बढ़कर मोहिनी के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। उसको सीने से लगाकर सिद्धार्थ ने आतुर होकर पूछा, क्या हो गया मेरी जान? तुम इस तरह से यहाँ इस कमरे में बैठकर रो क्यों रही हो? मोहिनी ने जवाब नहीं दिया तो सिद्धार्थ ने उसके पास पड़े हुए मोबाइल फ़ोन को उठाकर उसकी अंतिम फ़ोन कॉल को देखा। अंतिम फ़ोन मोहिनी की माँ के नंबर से आया था। सिद्धार्थ की चिंता और भी बढ़ गई। सिद्धार्थ ने तुरंत ही मोहिनी की माँ को इंडिया में फ़ोन लगाया। थोड़ी सी बातचीत के बाद उसकी माँ ने सिद्धार्थ को पूरी बात बता दी और बोलते बोलते रोने लगी। सिद्धार्थ के बहुत समझाने के बाद उसकी माँ ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन उसकी सिसकियाँ तब भी सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक और कुछ बातें करने के बाद सिद्धार्थ ने फ़ोन रख दिया। मोहिनी के पिता के बारे में सुनकर सिद्धार्थ को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसको खुद को संभाल लिया और फिर मोहिनी को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे डैडी को मोहिनी। अब ये आंसू साफ करो और हाथ मुंह धोकर आओ। मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध का एक गिलास और कुछ ड्राई फ्रूट्स लाता हूँ। तुम जल्दी से उठ जाओ अब इस बिस्तर से। कुछ ही देर में सिद्धार्थ रसोई से एक गिलास गर्म दूध और अपने लिए एक कॉफ़ी ले आया। उसने दूध का गिलास मोहिनी के हाथों में देते हुए उसके माथे को बहुत ही प्रेम से चूम लिया। मोहिनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। जब मोहिनी ने दूध के गिलास में से दूध पीना शुरू किया तो सिद्धार्थ ने भी कॉफ़ी का एक घूंट भरकर उसको कहा, मोहिनी, अब जो होना था वो तो हो गया है। ये सब तो कुदरत के ही खेल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपचार ही करवाया जा सकता है, लेकिन उनके ठीक होने में ऊपर वाले की अनुमति मिलनी चाहिए। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर तुम यकीन रखो कि मैं यहाँ के बड़े से बड़े डॉक्टरों से बात करूँगा और पूछूँगा कि क्या पैरालिसिस का अमेरिका में कोई नया इलाज है। अगर अमेरिका में इलाज हुआ तो मैं उनको और तुम्हारी माँ को यहाँ अमेरिका बुला लूँगा। तुम पैसों की चिंता मत करना। मैंने बच्चे के भविष्य के लिए करीब $1 लाख बचा कर रखे हुए हैं। हम उन्हीं पैसों से उनका इलाज करवाएंगे। बच्चे के लिए हम फिर से पैसे जोड़ लेंगे। तुम अब जरा भी चिंता मत करो। अब तुम जल्दी से उठो और मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। उस शाम के बाद सिद्धार्थ के व्यवहार में बहुत ही बदलाव आ गया और वो बहुत ही विनम्र हो गया।
उसने हर शाम को दफ्तर से जल्दी ही घर आना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर मोहिनी को बहुत खुशी होने लगी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं दिखाती थी और सिर्फ मुस्कुराकर सिद्धार्थ से बातें करती थी। मोहिनी को अपने पिता की चिंता तो थी, लेकिन सिद्धार्थ को अपने नज़दीक आते देखकर उसको एक अजीब सा संतोष महसूस होने लगा। अब जब सिद्धार्थ शाम को दफ्तर से वापस आता तो वह मोहिनी के लिए लाल गुलाब के फूलों का गुच्छा लेकर आता था। वह हर शाम को लाल गुलाब पाकर बहुत ही खुश होती थी। सिद्धार्थ की अनुपस्थिति में वो उन फूलों को देर तक सूंघती थी और फिर उनकी पंखड़ियों को कुछ इस तरह से चूमती थी जैसे कि वो सिद्धार्थ को चूम रही हो। वो अब अकेले में उन फूलों से बातें करती थी और थोड़ी थोड़ी देर में मुस्कुरा देती थी। इस दौरान वो हर दिन ही भारत में अपनी माँ को फ़ोन करके अपने डैडी के बारे में पूछ लेती थी। अगर मोहिनी के बस में होता तो वो उड़कर भारत चली जाती और अपने डैडी से लिपट कर देर तक आंसू बहाती और उनको अपने साथ अमेरिका चलने के लिए मजबूर कर देती। मोहिनी के बच्चे की डिलीवरी में करीब 50 दिन बाकी थे। उसको बच्चे के आगमन के लिए और भी बहुत सी तैयारी करनी थी। सिद्धार्थ भी अब ज़्यादा से ज़्यादा समय मोहिनी के साथ ही बिताने लगा था। मोहिनी को अब सिद्धार्थ की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो अब जब भी उसके साथ होता था उससे खूब बातें करता था और उसको खूब हंसाने की कोशिश करता था। पिछले 10 दिनों में वो 2 बार फिल्म देखने के लिए थिएटर भी जा चुके थे। इससे आगे की कहानी आखिरी वीडियो में। पंखुड़ी गुलाब की भाग 13, ये कहानी का अंतिम भाग है। एक शाम को जब सिद्धार्थ दफ्तर से घर वापस आया तो उसके साथ 2 बड़े-बड़े सूटकेस और कई पैकेटों में बहुत सी चीज़ें थी। ऐसे लगता था जैसे कि वो पूरा बाजार ही खरीद लाया था। मोहिनी उन 2 बड़े-बड़े सूटकेसों को और इतने सारे पैकेटों को देखकर एकदम हैरान हो गई। ये सब क्या है सिद्धार्थ? ये इतने सारे गिफ्ट पैकेट और ये बड़े-बड़े सूटकेस किस लिए लाए हो? मैंने दफ्तर से 3 महीने की छुट्टी ले ली है। हमारा बच्चा इस शहर में जन्म नहीं लेगा। हम कहीं और जा रहे हैं। हम लोग जिस जगह जा रहे हैं वहाँ ठंड नहीं है और मौसम बहुत ही सुखद और मन भावक है। अब तुम जल्दी से अपने और मेरे कपड़े इन सूटकेसों में भर दो और साथ में ये उपहार के पैकेट भी रख लेना। तुम्हें ये काम जल्दी जल्दी करना है। हमारे पास सिर्फ 4 घंटे ही हैं। मैं जहाज़ की टिकटें साथ ही लाया हूँ। अब हम हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद ही अपने इस घर में वापस आएंगे। चलो अब उठो और कपड़े रखो इन सूटकेसों में। लेकिन सिद्धार्थ, ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में क्यों? तुमने अचानक ही ऐसा प्लान कैसे बना लिया? यहाँ भी तो सब ठीक ठाक है, तो फिर हमारा बच्चा किसी दूसरे शहर में जन्म क्यों लेगा? तुम वो सब कुछ छोड़ो और बातें मत करो। बस जल्दी से सब तैयारी कर लो और हाँ, अपनी सभी दवाइयाँ भी रख लेना। अब उठो भी यार, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। 3 घंटे में हमको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुँचना है। मोहिनी हैरान तो थी, पर उसने सिद्धार्थ से आगे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अब आगे के 3 महीने उसके साथ बिताने वाला था और इसीलिए वो उसको किसी दूसरे शहर ले जा रहा था। बल्कि मोहिनी तो अब खुश थी कि आखिर सिद्धार्थ ने उसके लिए, सिर्फ उसके लिए 3 महीने की छुट्टी ले ली थी। वो इस बात से तो बहुत ही खुश थी कि अब 3 महीने तक सिद्धार्थ हर पल ही उसके साथ होने वाला था। इतने वर्षों के बाद सिद्धार्थ ने उसके लिए समय निकाल ही लिया था। करीब 3 घंटों के बाद वो टैक्सी में बैठे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। दोनों के ही चेहरों पर मुस्कान थी, पर अभी तक सिद्धार्थ ने मोहिनी को ये नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने के बाद जब सिद्धार्थ एयर इंडिया के काउंटर के सामने लगी हुई लाइन में खड़ा हो गया तो मोहिनी और भी हैरान हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसकी हैरानी को देखकर आखिर सिद्धार्थ ने कह ही दिया, हम 3 महीनों के लिए तुम्हारे मम्मी और पापा के पास इंडिया जा रहे हैं। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मम्मी डैडी के घर में ही होगा। इतना सुनते ही मोहिनी खुशी के मारे चीख उठी और उसने सिद्धार्थ को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसको बेतहाशा चूमने लगी। आसपास के लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे, लेकिन अब मोहिनी को किसी की भी बिल्कुल परवाह नहीं थी, क्योंकि सिद्धार्थ अचानक
उसके 7 साल पुराने पति से देवता बन गया था। मोहिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसको अब यह एहसास हो गया था कि सिद्धार्थ नाम का वो व्यक्ति भारत के पारिवारिक संस्कारों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, पर वो इतना तो ज़रूर जानता था कि इंसानियत क्या होती है। अचानक ही मोहिनी को लगा कि वो गुलाब की एक पंखुड़ी हो गई थी और सिद्धार्थ एक भंवरा हो गया था, जो हमेशा के लिए उस पंखुड़ी पर बैठने के लिए आ गया था। 3 घंटों के बाद उनका जहाज दिल्ली की तरफ उड़ रहा था और मोहिनी सिद्धार्थ का हाथ थामे अपने होने वाले बच्चे, अपनी माँ, अपने डैडी को फिर से चलते फिरते देखने के एक खूबसूरत सपने में खोई हुई थी। और सिद्धार्थ अपने कंधे पर रखे हुए मोहिनी के सर पर धीरे धीरे अपने हाथ को फिरा रहा था और उसके रेशमी बालों को सहला रहा था। दोनों को ही ऐसा लग रहा था कि उनके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ ही पंखुड़ियाँ थी और उनकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। धन्यवाद दोस्तों। हो सके तो हमारे इन वीडियोस को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे।